नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रवास के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास के क्या क्या परिणाम होते हैं। प्रारंभ की क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रवास जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दो भौगोलिक इकाइयों के मध्य में स्थानांतरण के रूप में जानी जाती है। मतलब प्रवास के अंतर्गत दो भौगोलिक जो इकाइयाँ होती हैं उनके मध्य में परस्पर जो स्थानांतरण होता है उसे ही हम प्रवास के रूप में डिफाइन कर रहे थे। ठीक है ना। तो हम आज प्रवास के परिणाम जो हैं उनकी बात करेंगे। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक तो ये क्षेत्र है, ठीक है, और एक ये क्षेत्र है। तो यहाँ ये ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है। ठीक है। तो ए क्षेत्र का व्यक्ति जब बी क्षेत्र की ओर जाता है, ए क्षेत्र का व्यक्ति जब बी क्षेत्र पर जाता है तो ए क्षेत्र पर तो उस व्यक्ति के चले जाने के बाद में ए क्षेत्र पर तो कौन कौन से परिणाम होते हैं, और बी क्षेत्र पर पहुंचने के बाद में वहाँ पे कौन कौन से परिणाम उस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रवास जो है, प्रवास के रूप में जो जनसंख्या ए स्थान से निकलेगी वो बी स्थान पर जाएगी। तो ए स्थान पर जिस स्थान को उस व्यक्ति ने पीछे की ओर छोड़ दिया है, जिस स्थान को उस व्यक्ति ने छोड़ा है उस स्थान पर तो कौन कौन से परिणाम होंगे, और जिस स्थान को उस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है, जहाँ पे वह व्यक्ति पहुँच गया है, उस स्थान पर उस व्यक्ति के पहुँचने के बाद में कौन कौन से परिणाम होंगे उनकी हम सामान्यतः बात करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। असंतुलित जनसंख्या प्रवास के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। असंतुलित जनसंख्या, जब ए स्थान से जनसंख्या बी स्थान पर पहुंच जाती है तो ए स्थान पर तो क्या हुआ, जनसंख्या का अभाव हो गया, कमी हो गई ना। और बी स्थान पर जनसंख्या जब पहुंच रही है लगातार तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जनसंख्या में क्या उत्पन्न हो जाएगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। और असंतुलित जो जनसंख्या होती है वो अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करती है। जैसे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर भी तो दबाव पड़ेगा ना। जनांकिकीय जनसंख्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब जनसंख्या संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। अतः जनसंख्या प्रवास के मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं। हम 4 परिणाम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जनांकिकीय परिणाम पढ़ने वाले हैं। एक तो देखिए हम पहले बात कर लेते हैं, जनांकिकीय परिणाम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे आर्थिक परिणाम पढ़ेंगे, है ना। और चौथा जो परिणाम है वो पर्यावरणीय परिणाम के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो इन 4 जो परिणाम हम पढ़ रहे हैं इनको तो बिल्कुल आप रट के नाम ध्यान करिए, इनमें मैटर जो है बहुत ही ईजी प्रकार का मैटर है। अब जनांकिकीय परिणाम देखिए, जनसंख्या प्रवास की दोनों भौगोलिक इकाइयों के मध्य, भौगोलिक दो भौगोलिक इकाइयाँ कौन सी होगी, एक तो ए हो गया, एक तो ये आपका ये ए हो गया ने, ए भौगोलिक इकाई हो गई, और दूसरा आपका बी हो गया। मतलब 2 क्षेत्रों के मध्य ही तो होता है प्रवास, इन 2 क्षेत्रों के मध्य ही तो होगा प्रवास। या तो बी स्थान का व्यक्ति ए स्थान की ओर आएगा या फिर ए स्थान का व्यक्ति बी स्थान की ओर जाएगा। तो 2 भौगोलिक इकाइयों के मध्य ही तो परस्पर प्रवास होता है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। जनांकिकीय परिणाम की देखिए, जनसंख्या प्रवास की दोनों भौगोलिक इकाइयों के मध्य जनसंख्या का असंतुलन पाया जाता है। असंतुलन पाया जाता है कैसे, जब एक स्थान से जनसंख्या दूसरे स्थान पर चली जाती है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उत्प्रवास वाले क्षेत्र पर जनसंख्या की कमी, भाई जिस स्थान से, जैसे मान लीजिए ये ए स्थान है और ये आपका बी स्थान है, अब ए स्थान की जनसंख्या बी स्थान पर जा रही है, मतलब ए स्थान कौन सा हो गया, उत्प्रवास वाला स्थान हो गया। आउट माइग्रेशन करेगा यहाँ का व्यक्ति, और इमी माइग्रेशन मतलब वो जा कहाँ रहा है, बी स्थान पर जा रहा है, तो मतलब इमी माइग्रेशन, यहाँ पे इमी माइग्रेशन हो गया, आप्रवास हो गया। और यहाँ पे ए स्थान पर उत्प्रवास हो गया, यहाँ बी स्थान पर आप्रवास हो गया। ए स्थान से व्यक्ति बी स्थान की ओर जाएगा तो ए स्थान पर तो जनसंख्या की कमी हो जाएगी और बी स्थान पर जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। तो वही तो बात हम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जहाँ पे वृद्धि हो रही है, एक स्थान पर वृद्धि हो रही है तो दूसरे स्थान पर जनसंख्या में कमी हो रही है, तो दोनों स्थानों के मध्य में क्या हो गया, जनांकिकीय परिणाम
के रूप में देखते हैं तो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा ना। एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ी हुई अवस्था में है और एक स्थान पर जनसंख्या कमी के रूप में दर्ज की जा रही है, तो असंतुलन उत्पन्न हो गया। तो आप्रवास वाले स्थान पर जनसंख्या का आधिक्य हो जाएगा। आधिक्य का मतलब होता है सरप्लस होना, अधिक होना, ठीक है, वृद्धि होना। और दूसरा जो स्थान है उत्प्रवास वाला, उत्प्रवास वाले स्थान पर जनसंख्या कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से निकल रही है जनसंख्या, जा रही है, ठीक है। तो बहुत ईजी वे में आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम देखिए, प्रवासी जनसंख्या नए क्षेत्र में नवीन संस्कृतियों का प्रसार करती है। जब ए स्थान से जनसंख्या बी स्थान की ओर जाएगी तो बी स्थान पर ए स्थान से जाने वाली जनसंख्या बी स्थान पर क्या करेगी, नवीन संस्कृतियों को लेकर के जाएगी। ए स्थान की जो संस्कृतियाँ उसने ए भाग पे रहते हुए जितनी भी संस्कृति उसने सीखी है, जो भी उसकी संस्कृति रही है, उस संस्कृति को ले जा करके वो बी स्थान पर भी तो उसका प्रचार प्रसार करेगा ना, है ना। तो बी स्थान पर नवीन संस्कृतियों को वो पहुँचाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, तथा नवीनतम संस्कृतियों से मिश्रित हो जाएगी, और उसकी जो संस्कृति है वो वहाँ पे बी स्थान पर भी तो पहले कोई संस्कृति रही होगी ना, तो उस बी स्थान पर रहने वाली जो संस्कृति है उससे उसकी संस्कृति मिश्रित हो जाएगी, मिल जाएगी ना, जिससे प्रवासी जनसंख्या के द्वारा रहन सहन, जो प्रवासी जनसंख्या के रूप में वहाँ पे ए स्थान से बी स्थान की ओर जाने वाला जो व्यक्ति है उसके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो भी वो करता है, धार्मिक प्रथाएं आदि को बदल दिया जाता है। और वो इस प्रकार से ए स्थान का व्यक्ति जो भी उसके इस प्रकार के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं जो रही हैं वो बी स्थान पर जाने के बाद में वहाँ पे जो पहले से ही जो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनसे वो प्रभावित होगा, और उसके भी धीरे धीरे इस रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज सब बदलने लगते हैं। प्रवासी जनसंख्या के द्वारा नवीन ज्ञान, नवीन तकनीकी ज्ञान के द्वारा नए क्षेत्रों का विकास किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ए स्थान पर कोई व्यक्ति है और वो डॉक्टर है, और बी स्थान पर वो चला गया, तो बी स्थान पर जाने के बाद में उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ भी तो तकनीकी ज्ञान, मतलब उसके पास में डॉक्टर है, वो पेशे से डॉक्टर है, तो वहाँ भी वो विकास करेगा ना। प्रवासी जनसंख्या के द्वारा नवीन तकनीकी ज्ञान के द्वारा नए क्षेत्रों का विकास किया जाता है, तो वहाँ भी जाकर के वो विकास करेगा। कोई उद्योगपति है, ए स्थान से कोई उद्योगपति बी स्थान पर जा रहा है, तो वहाँ पे जाकर के वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, उद्योग बनाएगा, तो वहाँ का विकास वो करेगा ना। तो नवीन तकनीकी ज्ञान से नए क्षेत्रों का विकास किया जाता है। जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संस्कृति को बदलना। अब अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय संस्कृति को ही बदल दिया, जबकि भारतीय संस्कृति बहुत ही पौराणिक संस्कृति रही है, बहुत ही अच्छी संस्कृति रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों के आने के बाद में भारतीय संस्कृति बदल गई ना। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जब दूसरे स्थान पर पहुंचता है प्रवासी के रूप में, प्रवास के रूप में, तो वहाँ पर जाकर के वो बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। आर्थिक परिणाम देखिए, दोनों स्थानों की बात कर रहे हैं हम। प्रभाव जो हम परिणाम देख रहे हैं वो दोनों स्थानों के देख रहे हैं। ए स्थान पर क्या परिणाम हो रहे हैं, बी स्थान पर क्या परिणाम हो रहे हैं, हम दोनों को देख रहे हैं हम। प्रवास के अंतर्गत आर्थिक परिणामों को मुख्यतः देखा जाता है। एक चीज़ हमें पता है कि प्रवास जब होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आर्थिक कारण होता है। इकोनॉमिक कंडीशन जब वीक होती है तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, रोजगार की तलाश में जाता है, और अन्य प्रकार के जो आर्थिक काम होते हैं उनकी तलाश में जाता है, क्योंकि आर्थिक परिणाम ही उत्प्रवास व आप्रवास क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करते हैं। उत्प्रवास व आप्रवास जो क्षेत्र होते हैं, उत्प्रवास जहाँ से जनसंख्या निकलती है और आप्रवास जहाँ पे जनसंख्या पहुँचती है, ये दोनों क्षेत्र जो हैं, आउट माइग्रेशन उत्प्रवास हो गया, इमी माइग्रेशन आप्रवास हो गया, को सुनिश्चित करते हैं। जैसे प्रवासित जनसंख्या के द्वारा उत्प्रवास वाले क्षेत्र को हुंडियों के द्वारा विकास किया जाता है। प्रवासित जनसंख्या, जो जनसंख्या उत्प्रवास वाले स्थान से, किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्प्रवास वाले स्थान से जो जनसंख्या निकलती है प्रवासी जनसंख्या के रूप में, उसके द्वारा उत्प्रवास वाले क्षेत्र पर मतलब ए स्थान पर जहाँ से वो निकल रही है, ए स्थान पर हुंडियों के रूप में, हुंडियाँ किसे कहेंगे, ये एक ऐसा अर्थशास्त्र का शब्द है। हुंडियाँ हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का कोई व्यक्ति है और वो मतलब रोजगार की तलाश में जयपुर चला गया या विदेश में चला गया, ठीक है, विदेश में चला गया। अब विदेश में जाने के बाद में वो व्यक्ति आपके गांव में जो उसका परिवार रह रहा है, उस परिवार को जो वो पैसे भेज रहा है ना,
है ना। विदेश में जाने के बाद में जो काम करता है, काम करने के बाद में जो भी वो व्यक्ति मुद्रा के रूप में जो पैसे अपने गांव में भेज रहा है, अपने परिजनों को पैसे भेज रहा है, तो इस प्रकार का जो पैसा आता है उसे हुंडियाँ कहते हैं, हुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंडियों के रूप में भेजता है और इसको हुंडी कहते हैं, हुंडी। इसको क्या कहेंगे? हुंडी कहते हैं। हुंडियों के रूप में भेज रहा है तो इसको हुंडी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। और हुंडियों के द्वारा भी उस जिस स्थान को उस व्यक्ति ने छोड़ा है उसका विकास तो हो ही रहा है ना। वो व्यक्ति भले ही विदेश में जाकर के काम कर रहा हो, है ना, प्रवासी के रूप में पहुंच गया हो, लेकिन पैसा भेज रहा है तो उसके गांव का विकास तो हो ही रहा है जिस स्थान को उसने छोड़ा है। तो इस रूप में भी जिस स्थान को इस व्यक्ति ने छोड़ दिया है उसका विकास तो फिर भी हो रहा है, उसके द्वारा ही हो रहा है ना। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। आर्थिक रूप से रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया प्रवास नगरीय क्षेत्रों की ओर ज़्यादा होता है। संसाधनों आर्थिक रूप से गांव का व्यक्ति जब शहरों में चला जाता है तो नगरीय क्षेत्रों में तो संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। एक रोजगार के जो अवसर होते हैं वो सभी व्यक्तियों को प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाते हैं। एक चिकित्सा जो सुविधाएं होती हैं, है ना, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। अति भार का मतलब दबाव होता है। अति भार का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा भार। एक्स्ट्रा भार कह दीजिए या अति भार कह दीजिए या बहुत ज़्यादा दबाव कह दीजिए, तो दबाव बढ़ जाएगा ना। जब लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की ओर रोजगार की तलाश में पहुंचती रहेगी तो वहाँ पे उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। रोजगार के जो अवसर हैं वो कम हो जाएंगे। जब जनसंख्या ज़्यादा पहुंचेगी तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। चिकित्सा सुविधाएँ जो हैं वो प्रति व्यक्ति बहुत ही कम मिलने लगेंगी। तो इस प्रकार से उन सब के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। चौथा बिंदु देखिए, पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम। अब पर्यावरण के ऊपर किस प्रकार से दोनों ही क्षेत्रों के ऊपर दबाव पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है? नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन बढ़ती प्रवासी जनसंख्या के कारण नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लगातार जनसंख्या प्रवास कर रही है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि के फलस्वरूप ही नगरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे भूमि पर अतिभार। अब वहाँ पे निवास करने के लिए भूमि ही कम पड़ने लगती है, तभी तो जो वहाँ पे जो आवास होते हैं नगरीय क्षेत्रों में उनका विस्तार क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर होने लगा है। क्षैतिज न होकर के कैसा होने लगा? पहले तो इनका विस्तार कैसे होता है? प्रारंभिक समय में तो क्षैतिज होता है, धरातल पर ही होता है, लेकिन जैसे भूमि कम पड़ने लगती है तो फिर गगनचुंबी जो इमारतें होती हैं, वर्टिकल, लंबवत, है ना, तो वर्टिकल एक्सपेंड करता है आपका जो नगरीय क्षेत्र है, लंबवत विस्तार करने लगता है गगनचुंबी इमारतों के रूप में। तो एक तो भूमि पर अतिभार हो जाता है, भूमि कम पड़ने लगती है आवासों के निर्माण के लिए। एक संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन मान लीजिए या फिर वैसे मानव निर्मित संसाधन मान लीजिए, तो सभी प्रकार के संसाधनों का वहाँ पे दबाव, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ने लगता है। तथा प्रतिकूल जलवायु दशाओं में वृद्धि आदि। प्रतिकूल जो जलवायु दशाएं हैं उनमें भी वृद्धि होने लगती है। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर, जब मान लीजिए कि नगरीय क्षेत्रों में जब बहुत ज़्यादा आवास बन जाएंगे तो उन आवासों के लिए सड़क मार्ग भी बनाना पड़ेगा। तो सारा जो वहाँ पे जो निर्मित जो ढांचे होंगे वो किस प्रकार के होंगे? वो कंक्रीट युक्त होंगे ना। बिल्डिंगें भी पूरी कंक्रीट सीमेंट युक्त होंगी, है ना। सड़क जो होगी वो भी सीमेंटीकृत होगी, है ना, कंक्रीट से निर्मित होगी। तो वहाँ जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाते हैं। जल्दी गर्म हो जाते हैं तो इस प्रकार के जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, महानगरीय क्षेत्र होते हैं, उनमें उष्मदीप बनने लगते हैं। उष्मदीप का मतलब होता है जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के वायुमंडल का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होती है ना। और इस प्रकार से वहाँ पे जलवायु की जो दशाएँ होती हैं वो भी हिट आइलैंड बोलते हैं, उष्मदीप, है ना। उष्मदीप की संज्ञा दी जाने लगती है जिन नगरीय क्षेत्रों का तापमान इस प्रकार से जी बढ़ जाता है ना, तो उनको उष्मदीप कहते हैं। तो प्रतिकूल जलवायु की दशाओं में भी वृद्धि होने लगती है। अब देखिए इसी लेसन में आपका एक ये अलग से टॉपिक है। टॉपिक क्या है ये? मानव विकास संकल्पना, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। मानव विकास संकल्पना, मानव का विकास किस प्रकार किया जाए। देखिए बहुत लंबे समय के बाद में पहले कुछ देश क्या करते थे कि मानव का विकास न करके विकास अन्य प्रकार के जो क्षेत्र थे उनका विकास अधिक करते थे। अब बाद में आने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि
आप कुछ मत करिए। अगर किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना है तो आप उस क्षेत्र विशेष का विकास मत करिए, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का विकास कर दीजिए। अगर आपने जनसंख्या को विकसित कर दिया ना, जनसंख्या को, सामान्य जनसंख्या को आपने एक मतलब रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में निर्मित कर दिया, तो जब आपने संसाधन के रूप में निर्मित कर दिया तो वो है जनसंख्या, जब वह है जनसंख्या बहुत ज़्यादा माइंडली, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, तो वो अपने आप ही उस क्षेत्र विशेष का विकास कर लेगी ना। तो बस इसी प्रकार की जो अवधारणा है वही क्या है, मानव विकास संकल्पना है। 1980 के दशक के अंत में, 1980 के दशक के अंत में तथा 1990 के दशक के प्रारंभ में, आप ये जरूर ध्यान रखें, 1990 के दशक के प्रारंभ में सर्वप्रथम 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों के द्वारा, दक्षिणी एशिया के जो अर्थशास्त्री हैं, हम जानते हैं कि दक्षिणी एशिया में हमारा भारत भी दक्षिणी एशिया में आता है, पाकिस्तान भी दक्षिणी एशिया में आता है ना। तो 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों के द्वारा महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, महबूब उल हक इसका नाम इसी प्रकार से है, तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मिलकर, ये दोनों मित्र थे, ठीक है, ये दोनों मित्र थे, ने मिलकर इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। हल्का सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया ना कि मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो 1990 के दशक में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, जो दोनों ही क्या हैं, दक्षिणी एशिया के अर्थशास्त्री हैं, मिलकर इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास से तात्पर्य, अब महबूब उल हक जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार मानव विकास का तात्पर्य क्या है, मानव विकास हम कहेंगे तो किसे कहेंगे, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से, किसे कह रहे हैं, एक तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से, जब एक चीज़ सोचिए, विकल्पों में वृद्धि करने से कैसे, जैसे एक तो 10th पास व्यक्ति है, तो 10th पास व्यक्ति के लिए वैकेंसियां जो होती हैं, नौकरियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं, 12th पास के लिए उससे ज़्यादा होती हैं, BA पास के लिए उससे भी ज़्यादा होती हैं, MA पास के लिए और भी ज़्यादा होती हैं। तो विकल्प, जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, मतलब जितनी क्लासें वो पढ़ रहा है उसके अनुसार उसके जो विकल्प हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है ना, है ना। BA BEd और MA BEd किया हुआ जो है उसके लिए ज़्यादा विकल्प होंगे, है ना, और जो कम पढ़ा लिखा हुआ है उसके लिए कम विकल्प होंगे सरकारी नौकरियों में, ठीक है ना। तो विकल्पों में वृद्धि कैसे होगी, जब उसका विकास हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो विकल्पों में वृद्धि करने से, ताकि वे अपना जीवन आत्मसम्मान में वृद्धि करने से, ताकि वे अपना जीवन आत्मसम्मान में वृद्धि तथा स्वस्थ तरीके से जी सके, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, अगर विकल्पों में वृद्धि कर देंगे तो वह अपना जीवन जो है आत्मसम्मान से जी सकेगा और स्वस्थ तरीके से जी सकेगा। इस प्रकार की डेफिनेशन किसने दी है, महबूब उल हक ने दी है। अब अमर्त्य सेन के अनुसार देखिए, सेन महोदय ने मानव विकास के संदर्भ में कहा है कि मानव विकास स्वतंत्रता में वृद्धि, जब मानव का विकास कर दिया जाएगा तो उसकी स्वतंत्रता में तो वृद्धि हो जाएगी और परतंत्रता में कमी हो जाएगी। स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता में कमी को ही माना जाता है, किसके अनुसार, अमर्त्य सेन के अनुसार। परतंत्रता क्या होती है, गुलामी करना, है ना। तो गुलामी करना जो है, तो स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता में कमी को ही अमर्त्य सेन ने मानव विकास कहा है। मानव विकास का मुख्य ध्येय होता है, मतलब जो सेंटरिंग, जो उसका आइडियल जो माना जाता है ना। मानव विकास का मुख्य ध्येय मानव को केंद्र में रखकर विकास करने को माना जाता है। मानव का विकास कब होगा, जब विकास उसके चारों ओर होगा और मानव केंद्र में होगा। मतलब क्या हुआ, विकास किसके लिए होता है, मानव के लिए। तो मानव का विकास कर दीजिए, मानव अपने आप ही अन्य चीज़ों का विकास कर देगा। तो विकास करने का मतलब ये होता है कि मानव को आप केंद्र में रखिए और फिर आप विकास करिए। मानव विकास का मुख्य ध्येय मानव को केंद्र में रखकर विकास करने को माना जाता है। अर्थात मानव विकास का ताना बाना होता है, मतलब ताना बाना बुनना, जैसे मकड़ी जाल बनाती है उसकी हम बात कर रहे हैं ना। मानव विकास का ताना बाना मानव को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए। मानव को केंद्र में रखकर ही आप विकास की कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। अर्थात विकास मानव के लिए होता है, न कि मानव विकास के लिए। विकास किसके लिए होता है, मानव के लिए होता है, न कि मानव विकास के लिए। मानव विकास के लिए नहीं होता है, विकास मानव के लिए होता है। मानव विकास मानव की महत्वाकांक्षाओं, अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ना, मानव विकास मानव की महत्वाकांक्षाओं, अभिरुचियों तथा उपलब्ध जीवन स्तर में वृद्धि करना ही माना जाता है। उपलब्ध जीवन स्तर में वृद्धि करना ही माना जाता है।
प्रतिवर्ष 1990। अब देखिए प्रतिपादन तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने कब कर दिया? 1990 के दशक में कर दिया। प्रतिवर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष 1990 से, जब 1990 में मानव विकास जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन दोनों दक्षिण एशियाई विद्वानों के द्वारा कर दिया गया, तो तब से वर्तमान समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक की सूची जारी की जाती है। सूची जारी की जाती है कि कौन से, मतलब रैंकिंग दी जाती है सभी देशों को। मानव विकास सूचकांक की जो सूची है वो जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक मतलब क्या हुआ? HDI, HDI, HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। UNDP का पूरा नाम लिखिए तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, HDI का पूरा नाम लिखिए तो क्या ध्यान करेंगे? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक की सूची जारी की जाती है और सभी देशों को अलग अलग रैंक दी जाती है, ठीक है। परिभाषा देखिए इसकी, परिभाषा ये कॉमन सी परिभाषा है जिसको आप अच्छे से ध्यान करना है। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के विकल्पों को शामिल करते हुए लोगों के विकल्पों में वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये परिभाषा है, इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कैसा आपको याद करना है, ठीक है। आगे की बात हम कल करेंगे।